बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम भाई, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, लाइक और शेयर भी कर दिया करें, कमेंट्स भी कर दिया करें, बेल आइकन को दबा लें जिससे हमारी आने वाली कहानियाँ आपको मिलती रहें। अब तुम वापस चले जाओ, मैं हर किस्म का जुल्म व सितम सहने के लिए तैयार हूँ। अपनी आँखों से अपनी ज़िंदगी से हाथ धोते देख नहीं सकूँगी। तुम्हें भी मेरे लिए फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुमने मेरी देखभाल और ख़िदमत के लिए बहुत माकूल इंतज़ाम कर दिया है, और रिश्तेदार भी पैसे के लालच में मेरी खबरगिरी करेंगे। मैं बखूबी जानता था कि मेरी वालदा तिफल तसल्लियाँ दे रही हैं। बीवी के नाम खासी बड़ी रकम मैंने इन्हीं के कहने पर बैंक में रखवाई थी कि वो इन पर जुल्म व सितम करने से बाज रहे। लेकिन मैं ये भी जानता था कि सांप को कितना ही दूध क्यों ना पिला दो, वो डसने से बाज नहीं रहता। गांव से मैं फिर रावलपिंडी आया और 2 रोज़ अपने महकमे के एक ऐसे अफसर से जो मुझसे बेहद पुरखलूस थे। उन्होंने भारत से मेरी पहली बार वापसी पर मेरे अंजाम दिए गए मिशनों की पेश नज़र मेरी रिपोर्ट बनाते वक्त आखिर में ये लफ्ज़ लिखे थे, ये शख्स अपने वतन की मोहब्बत में अपनी ज़िंदगी के साथ गुंडागर्दी करता है। इसराइली मोसाद और अमेरिकन CIA के गठजोड़ के मुताल्लिक़ चंद नहायत मुफीद मालूमात हासिल की। ये तमाम मालूमात गैर सरकारी तौर पर मुझे दी गई थीं, और इनकी रोशनी में ईरान और सऊदी अरब में इन जासूस एजेंसियों से दो दुआत करने में मुझे बहुत मदद मिली। रावलपिंडी से बजरिया जहाज़ में कराची पहुंचा। कराची में हमारे क़याम के दौरान ही जनरल ज़िया ने मार्शल लॉ लगा दिया और बैनुल-अक़वामी परवाज़ों पर मुल्क से बाहर जाने वालों को सख्ती से जांच पड़ताल की जाने लगी। हमारा अब कराची में मज़ीद रुकना बेसूद था। कराची में एक बहुत ऊंचे दर्जे के साबका ब्यूरोक्रेट्स जो मेरी कराची में टेक्नीशियन डिपार्टमेंट में मुलाजमत के दौरान मेरे आला अफसर थे की वसातत से हम बआसानी बैंकॉक के लिए परवाज़ कर गए। जाने से पहले हम रानी सोनिया, मिसेस डेविड और रज़ी की बीवी से मिले। मैंने रज़ी की बीवी और मिसेस डेविड को खासी रकम दी ताकि इन्हें कोई माली दुश्वारी पेश ना आए। वापसी के सफ़र में कैसर, रज़ी और सपना मेरे हमराह थे। बैंकॉक पहुंचकर हम रियल प्लाज़ा होटल में ठहरे, जहां कर्नल मुजम्मल और JCO और सिपाहियों के अलावा थाई नंबर 2 ने भी हमें मिलना था। अभी तक इनमें से कोई भी यहाँ ना पहुँचा था, और तय किए गए फ़ैसले के मुताबिक हमें इनका इंतज़ार करना था। मैंने इस मौके को गनीमत जाना और अमारात, इराक़ और सऊदी अरब के सफारतखानों में जाने और इनसे मुसाद के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करने का प्रोग्राम बनाया। बैंकॉक पहुंचने पर दूसरा दिन था कि खुनसा के नुमाइंदे ने मुझे टेलीफोन पर कहा कि आज रात 9 बजे वो मुझे मिलने आ रहा है। रात को उसके मिलने पर मैंने इसे कहा, अगर मुमकिन हो तो मैं खुनसा को मिलना चाहता हूँ। नुमाइंदे ने मुझे जवाब देने के लिए 24 घंटे की मोहलत तलब की। इधर कैसर ने भी दिल्ली अपने घर फ़ोन करके अपनी वालदा और बच्चों की खैरियत दरियाफ़्त की। सपना अभी तक हमारे लिए एक बड़ा सवालिया निशान बनी हुई थी। कबीले के सरदार को हलाक करने के बाद से अब तक वो हमसे चिपकी हुई थी। कैसर के साथ वो दिल्ली इसलिए गई थी कि वहाँ से वो कैसर के हमरा दार्जिलिंग जाकर अपने वालिदैन की करोड़ों की जायदाद को हासिल कर लेगी। लेकिन कैसर के घर में फ़ोन होने के बावजूद वो अकेली पहली बार दिल्ली शहर में चंद घंटों के लिए गई, और वापसी पर यह बताया कि इसने किसी PCO से दार्जिलिंग फ़ोन किया था। इसके वालिद के मुंशी और दूसरे करीबी रिश्तेदारों ने इसे पहचानने से इनकार करते हुए इसे ये धमकी दी कि अगर वो दार्जिलिंग आई तो इसे मरवा दिया जाएगा। और सपना जैसी दिलेर लड़की सिर्फ टेलीफोन पर यह धमकी सुनकर अपनी करोड़ों की जायदाद से भी दस्तबरदार हो गई। ये बात ना मेरे और ना ही कैसर के दिमाग में फिट बैठती थी। सपना, कल्पना या जो भी इसका नाम था, इसके बकौल वो दार्जिलिंग के कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती रही थी। अगर इसके वालिदैन के मैनेजर और करीबी रिश्तेदार पैसे और जायदाद के लालच में इसे पहचानने से इनकार कर रहे थे, तो कॉन्वेंट स्कूल में इसका रिकॉर्ड, तस्वीरें और सहेली के वालिदैन
जिन्हें इसकी जायदाद से कोई गर्ज न थी, इसे पहचानने से हरगिज़ इनकार न करते। इनकी तस्दीक के साथ सपना की अदालत से न सिर्फ अपनी जायदाद वापस ले सकती थी, बल्कि इसकी जायदाद के गासबों को लंबी मुद्दत के लिए जेल भी भिजवा सकती थी। जायदाद के असूल के लिए दूसरी सूरत कैसर और इसके साथियों की अमली मदद थी, जिनके ज़रिए जायदाद के मैनेजर और 2 गाज़ब रिश्तेदारों को कत्ल कर देने से भी ये मसला हल हो सकता था। लेकिन सपना ने इन दोनों तरीक़ों को मुस्तरद करते हुए मुंबई वापस आने पर जोर दिया था। एक तरफ वो खुद को इतनी डरी हुई और खौफजदा ज़ाहिर कर रही थी, और दूसरी तरफ वो हमारे आइंदा मिशनों में हमारा भरपूर साथ देने को तैयार थी, जिनमें हर लम्हे जान जाने का ख़तरा था। मैंने कैसर से सपना के इस दोरैया अंदाज पर तफसीली गुफ्तगू करके ये फ़ैसला किया कि अब वक्त आ गया है और इसके काम का आगाज़ दार्जिलिंग से किया जाए। मैंने कैसर से सपना के दार्जिलिंग का एड्रेस लिया, जो इसने मुंबई से चलते वक्त कैसर को दिया था। दार्जिलिंग के टेलीफ़ोन नंबर कैसर के पास भी थे। मैंने कैसर की मौजूदगी में सपना को अपने कमरे में बुलवाया और इसे कहा कि वो दार्जिलिंग अपने मैनेजर और अजीज़ों के नाम, नंबर और कॉन्वेंट स्कूल में अपने रोल नंबर और वहाँ पढ़ने के सालों की तफसील लिख दे, क्योंकि हाजी मस्तान के ज़रिए मैं इसकी जायदाद वागुजार करवा दूँगा। मुझे अपनी जायदाद, घर और बैंक बैलेंस से अब कतई कोई गर्ज नहीं। मैं इन्हें बुला बैठी हूँ। सपना ने मेरे सवाल का ये जवाब दिया, लेकिन मुझे गर्ज है। मैं अपने किसी साथी के साथ ऐसा खुला जुल्म होते नहीं देख सकता, और ख़ुसूसन जब कि तुम्हारी जायदाद का असूल हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है। मैंने सपना को समझाते हुए कहा। कुछ देर सोचने के बाद सपना बोली, एक ऐसी बात है जो मैं आपको नहीं बता सकती, और हम किसी को भी अपने मिशनों में इस वक्त शरीक नहीं करते जब तक इसका माजी खुली किताब की तरह हमारे सामने ना हो। हमने किसी से ज़ाती अदावत का बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि अपने मुल्क व मिल्लत के दुनिया भर में फैले हुए दुश्मनों को बेनकाब करने और इन्हें ख़त्म करने के लिए ये मिशन अंजाम देने का बेड़ा उठाया है। हम कैसे तुम पर भरोसा और एतमाद कर सकते हैं जब तक कि हमें तुम्हारे माजी के मुतल्लक पूरी तसल्ली ना हो जाए। अभी तक हम तुम्हारे मुतल्लक सिर्फ ये जानते हैं कि तुमको कबीले के सरदार ने ज़बरदस्ती अपने पास रखा हुआ था, जिसे हलाक करके हम तुम्हें अपने साथ ले आए। तुमने दार्जिलिंग जाने का कहा तो कैसर अपने साथियों समेत तुम्हें वहाँ पहुँचाने के लिए तुम्हें अपने हमरा दिल्ली ले गया। वहाँ तुमने पीसीओ से फ़ोन करके और तुम्हारे बकौल अपने मैनेजर की धमकी सुनकर वहाँ जाने और जायदाद से दस्तबरदार होने का फ़ैसला कर लिया। अगर तुम्हारी बात पर यकीन कर लिया जाए तो इतनी डरपोक और बुज़दिल हो कि हम किसी सूरत भी तुम्हें अपने हमरा नहीं ले जाएंगे, जहाँ कदम कदम पर मौत का सामना करना पड़ेगा। और अगर कोई और वजह है तो जब तक तुम हम पर एतमाद करके तफसीलन तमाम सूरत हाल हमें नहीं बताओगी, हम कैसे तुम पर भरोसा करके तुम्हें अपने साथ ले जा सकते हैं, जहां हमारे खुफिया मिशनों के लीक होने से न सिर्फ हम सब मारे जाएंगे, बल्कि दोस्त मालक के साथ भी पाकिस्तान के साथ मुतासर होगी। सपना रुआन सी हो रही थी। कहने लगी, मुझे एक रात की मोहलत दें, कल तमाम बातें आपको बता दूंगी। इंसान की ये फितरत है कि बाज़ औक़ात वो जज्बात के तहत बाज़ ऐसे फ़ैसले कर लेता है जिन पर बाद में वो पछताता है। मेरी कैफियत भी कुछ ऐसी ही थी। राजा त्रिदेव का सौंपा हुआ काम मैंने बखूबी मुकम्मल कर दिया था। इसकी तकमील के दौरान मुझे और मेरे साथियों को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, कितने इंसानों का हमने खून बहाया और ख़ुद मौत के मुंह से कितनी बार बाल बाल बचे। इनका तफसीली ज़िक्र आप जांबाज के हिस्सा अव्वल में पढ़ चुके हैं। असूली तौर पर हमें चाहिए था कि अब जब कि हमारे पास बहुत काफ़ी दौलत थी और हम अपनी आइंदा ज़िंदगी चैन और आराम से गुजार सकते थे, हमें नए बिखेड़ों में नहीं पड़ना चाहिए था। लेकिन अपनी समाब सिफ्त तबीयत, नागुफ्ताबा घरेलू हालात से बेजारी और फ़रार के अलावा अपने वतन के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों की साजिशों का इल्म होने के बाद
खामोशी से इन्हें और इनकी घिनौनी साजिशों को देखते रहने और इनके खिलाफ कुछ न करने और आंखें बंद किए रखने का हौसला न होने के बायस मैंने और मेरे साथियों ने इस अमली जहाद का बेड़ा उठाया था। पछतावा या कमी थी तो सिर्फ ये कि काम बहुत बड़ा और कई मालक में जाकर करना था और हमारी नफरी बहुत ही कम और वसाइल ना होने के बराबर थे। गोखले की डायरी जब मैंने अपने साबका महकमे के एक अफसर को दी जो पाकिस्तान बेहतरी के लिए मर मिटने को अपने लिए एक एजाज़ समझता था और बाद में वो इसी महकमे के डायरेक्टर जनरल बने और लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे से रिटायर हुए और इन दिनों लेफ्टिनेंट कर्नल थे। बोले ये सब कुछ जानने के बावजूद पाकिस्तान के अंदर और बाहर कौन कौन सी ताकतें इसे तबाह करने के दर पे हैं, हम वसाइल होने के बावजूद कुछ नहीं कर सकते। भुट्टो ने हमारे हाथ बांधे रखे हैं। अफवाज पाकिस्तान की तजलील करना वो अपना हक समझता है और इस काम में इसने कोई कसर नहीं छोड़ी। डायरी में जिन मुल्की गरदारों के नाम पते वगैरह लिखे हुए हैं हम आजकल इन पर भी हाथ डालते हुए घबराते हैं। बैरून मुल्क दुश्मनों तक पहुंचना तो दूर की बात है, तुम तो आज़ाद हो और बकौल तुम्हारे तुमने अपने हम ख्याल साथियों का एक गिरोह भी तश्कील दे दिया है। अगर हिम्मत, हौसला और वतन से मोहब्बत है तो कूद जाओ इस खारदार वादी में और अल्लाह पाक की मदद और ताईद इज़्ज़ती पर भरोसा रखो, रास्ते खुद ब खुद खुलते जाएंगे। मैं तुम्हें अपना खुफिया और लंदन में एक हमदर्द का टेलीफोन नंबर देता हूँ, अगर ज़रूरत पड़े तो हमें फ़ोन कर लेना, हम तुम्हारी हर मुमकिन मदद करेंगे। बैंकॉक में जब मुझे भुट्टो हुकूमत का तख्ता उलटने और पाकिस्तान में मार्शल लॉ के नाफिज का इल्म हुआ तो सबसे पहले मुझे अपने साबका महकमे का ख्याल आया कि यकीनन अब इनके बंधे हुए हाथ पांव कस चुके होंगे और उन्होंने फौरी तौर पर मुल्की गरदारों पर हाथ डाला होगा और हुआ भी यही। पाकिस्तान में फौरी तौर पर मुल्क के दुश्मनों और गरदारों की गिरफ्तारियां हुई। फ़ौज ने जो सन 71 के सियासी सानिये के नतीजे में शिकस्त के बाद छावनियों तक महदूद होकर रह गई थी, सियासत की गलाजत की बदबू को बर्दाश्त से बाहर होने के बायस मार्शल लॉ लगा दिया। उन्होंने चुन चुन कर मुल्की गरदारों की बेकुनी की और आज तक इनका पता न चल सका। अगले रोज़ खुनसा के नुमाइंदे ने मुझे फ़ोन पर बताया कि खुनसा बैंकॉक आने में 6-7 रोज़ लगेंगे। टेलीफोन पर रब्ता होने पर जब इसे मेरे मुतल्लक बताया गया तो इसने कहा कि इसकी गैर मौजूदगी के दौरान मेरा जो भी काम हो वो कर दिया जाए। मैंने नुमाइंदे को कहा कि मुझे इस इसराइली लड़की से मिलना है जो पहले मोसाद के लिए काम करती थी और अब खुनसा की पनाह में है। नुमाइंदे ने बताया कि वो लड़की बैंकॉक में ही है। चूँकि मोसाद वाले अब इसकी जान के दर पे हैं इसलिए इसे होटल में लाने के बजाय वो अगले रोज़ 4 बजे मुझे इस जगह ले जाएगा जहां वो लड़की हमारे चंद दूसरे कारकुनों के हमरा ठहरी हुई है। मुलाकात का वक्त तय करके मैंने कैसर को हमरा चलने के लिए कहा। सपना ने अभी तक अपने माजी के मुतल्लक मुझे वादा करने के बावजूद कुछ नहीं बताया था। मैंने कैसर की मौजूदगी में इसे अपने कमरे में बुलवाया। सपना की आंखें सूजी हुई थीं। यूँ महसूस होता था इसने कल रात से अब तक पलक तक नहीं झपकाई। मैंने चंद रस्मी बातों के बाद इसे कहा कि अभी तक इसने अपना वादा पूरा नहीं किया। सपना कुछ देर सोचती रही और बोली, क्या मैं आपसे तन्हाई में बात कर सकती हूँ? इससे पहले कि मैं इसे जवाब दूँ, कैसर सोफे से उठकर जाने लगा। मैंने सख्ती से कैसर को कमरे से बाहर जाने से रोकते हुए कहा, मेरी इजाज़त के बगैर तुम कमरे से बाहर नहीं जा सकते और सपना को जो कुछ बताना है वो तुम्हारी मौजूदगी में बताएगी। मैं अपने गिरोह के मेंबर से अलहदा बात करके एतमाद की इस फ़िज़ा को हरगिज़ ख़त्म नहीं करूँगा जो अब तक कायम है। सपना को मुझसे इस बेरुखी की तवक्को नहीं थी। वो तो अपने दिल में कुछ और ही उम्मीदें लगाए बैठी थी। इधर मेरा हाल ये था कि मुझे अपने घरेलू हालात की वजह से औरत के नाम से ही नफ़रत हो चुकी थी। मुझे दर दर भटकने और कटी पतंग की तरह हवा में हिचकोले खाने पर एक औरत ने ही मजबूर किया था।
और अब मैं दोबारा किसी के चुंगल में फंसने को हरगिज़ तैयार न था। बर्मा में जादूगरनी ने मुझे जिस नस्वानी चेहरे का अक्स दिखाया था, मैं इसको अपनी मंजिल समझकर इसकी तलाश में था, और सपना में इस अक्स वाली कोई बात न थी। सपना ने मेरे तेवर देखे तो कुछ घबरा गई और कहने लगी, मैं जो कुछ कहना चाहती हूँ शायद ज़ुबानी अपना मकसद सही तौर पर बयान न कर सकूँ। मुझे एक दिन का मज़ीद मौका दें, मैं सब कुछ लिख कर आपको दे दूँगी, और मेरी तहरीर से जो कुछ आपको समझ में ना आए इसको ज़ुबानी वाज़िया कर दूँगी और आपके हर सवाल का जवाब भी दूँगी। मैंने इस बात में सर हिलाकर इसे वापस भेज दिया और कैसर को कहा, तुम मेरे इंतहाई काबिल एतमाद साथी हो। आज से तुम मेरे सेकंड इन कमांड नंबर 2 होगे। कर्नल मुजम्मल या कोई और कितना ही तजर्बेकार क्यों ना हो, हमारे ग्रुप में शामिल होने वालों को मेरे बाद सिर्फ तुम्हारे अहकाम पर अमल करना होगा। अपना नंबर 2 बनाने के बाद तुम्हें मेरा पहला हुक्म या नसीहत यह है, अपने ग्रुप में शामिल अफराद से कोई भी बात अलहदा बुलाकर या दूसरों से छुपाकर मत करना। हमें अपने ग्रुप के अफराद में बाहमी एतमाद को कायम रखने पर पूरी तवज्जो देनी है, और इसी सूरत में हम अपने आइंदा मिशनों में कामयाबी हासिल कर सकेंगे। अगले रोज़ दोपहर 4 बजे खुनसा के नुमाइंदे का भेजा हुआ ड्राइवर मुझे और कैसर को लेकर समंदर पर बने पुल से गुजरकर शहर के दूसरे हिस्से में बने इन फ्लैटों के सिलसिले में ले गया जहां खुनसा और उमर से मुलाकात हुई थी। ड्राइवर ने मुझे बताया कि दर्जनों फ़्लाइटों का ये सिलसिला खुनसा की मलकियत है और इनमें इसके मुख्तलिफ़ कामों में मुलव्वस करिंदे और नुमाइंदे रहते हैं। एक फ़्लाइट के मामूली सजे हुए ड्राइंग रूम में हमें बिठाकर ड्राइवर चला गया। थोड़ी देर बाद ही वही इसराइली लड़की वहां आ गई। वो बड़ी तेज़ और मौका महल की मुताबिक फौरी जवाब देने वाली थी। ड्राइंग रूम में दाखिल होते ही वो बोली, तुमने खटमंडों में मेरी जान बचाई और मैंने तुम्हारी, लिहाजा हिसाब बराबर हो गया। खटमंडों में जिस हद तक मालूमात मैं तुम्हें दे सकती थी मैंने तुम्हें दी, फिर यहाँ बैंकॉक में तुमने जो कुछ पूछा मैंने इससे बढ़कर तुम्हें बताया, बल्कि तुम्हारे मुल्क के दुश्मनों के नाम और पते भी तुम्हें दिए। अब फिर तुम मुझे मिलने आ गए हो। अगर मैं तुम्हें इतनी पसंद आ गई हूँ तो मुझे अपना क्यों नहीं लेते? तुम्हारे मज़हब में तो एक वक्त में 4 बीवियाँ रखने की इजाज़त है। ये बात इसने मजाक में कही थी, लिहाजा मैंने इसी अंदाज में जवाब देते हुए कहा, तुम्हारी पेशकश वाकई बहुत खूबसूरत है, लेकिन मेरा असूल है कि अपने साथ काम करने वालों से मैं जज्बाती वाबस्तगी नहीं रख सकता। फ़िलहाल तो मैं तुम्हें ये कहने आया हूँ कि तुम मेरे ग्रोह में सदके दिल से शामिल हो जाओ। मुसाद वालों के सलूक से तुम खुद नफ़रत करती हो। अगर मेरे ग्रुप में शामिल हो गई तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें तुम्हारे वतन को कोई नुकसान पहुँचाने का नहीं कहूँगा, लेकिन मेरे अपने वतन के ख़िलाफ़ काम करने वालों को ख़त्म करने में तुम्हें हमारा साथ देना हो, चाहे वो मुसाद के कारकुन ही क्यों ना हो। अगर तुम मेरी पेशकश को कबूल कर लो तो मैं खुनसा से इजाज़त लेकर तुम्हें अपने ग्रुप में शामिल कर लूँगा। माली तौर पर तुम्हें इतना कुछ मिलेगा जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकती, और इसकी ज़मानत खुनसा देगा। वो लड़की कुछ देर सोचने के बाद बोली, मैं यहूदी हूँ और इसराइली, और तुम मुसलमान और पाकिस्तानी हो। क्या हम दोनों एक दूसरे पर एतबार कर सकते हैं? हम दोनों ने खटमंडों में एक दूसरे की जानें बचाई थीं। तुम्हें बचाते वक्त कम अज़ कम मेरे दिल में तुम्हारे यहूदी और इसराइली होने का ज़रा बराबर भी एहसास नहीं था। मेरे नज़दीक इस वक्त तुम सिर्फ एक कमज़ोर और बेबस लड़की थी जो गुंडों से अपनी जान बचाने के लिए भाग रही थी। अगर हम एक दूसरे की जानें बचा सकते हैं तो इकट्ठे मिलकर काम क्यों नहीं कर सकते? ऐसा काम जिसमें हमारे ममालिक और मज़हबों के लिए हमारे जज्बे को ठेस ना पहुँचे। मैंने लड़की को राम करने की कोशिश करते हुए कहा, मेरे लिए ये लड़की अगर खलूस दिल से काम करती तो बेहद फ़ायदा मंद साबित हो सकती थी। ये मोसाद की जासूसा की मुकम्मल तरबियत याफ्ता थी। अंग्रेज़ी, अरबी और अबरानी ज़ुबान रवानी से बोल सकती थी और मोसाद के तरीक़ाकार को अच्छी तरह से न सिर्फ जानती थी बल्कि भारतीय जासूस एजेंसी DMI, CBI और इंटरकॉप
के साथ भी काम कर चुकी थी और इनके जासूसों को अच्छी तरह से पहचानती थी। मैं तुम्हारे साथ काम करने को तैयार हूँ और तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि तुम्हारे लिए कारआमद साबित होंगी। खुंसा से इजाज़त तुम लोगे, इसकी इजाज़त देने का मतलब ही मेरे माली मुफाद की ज़मानत है। एक बात और, मैं हशीश और हेरोइन की आदी हो चुकी हूँ। इन्हें अपने साथ ले जाना और संभालना मेरी जिम्मेदारी होगी और इनकी कीमत तुम अदा करोगे। मुझे मंजूर है, मैंने कहते हुए इससे एक मखसूस अंदाज में हाथ मिलाया। तुम पाकिस्तानी दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर अपनी महकमाना शनाख्त ज़रूर करवा देते हो।